हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपको हाई प्लेटफार्म के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में संविधान के भाग 3 तक पढ़ा चुके हैं, आज हम आपको संविधान के भाग 4 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 36 है, ये राज्य की परिभाषा के बारे में बतलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जैसा कि हम भाग 3 में आर्टिकल 12 पढ़ चुके हैं, वो भी राज्य की परिभाषा बतलाता था, और आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा बतलाता है। राज्य डीपीएसपी के तहत जब कानून बनाएगा तो एक बार आईने के रूप में देख लेगा कि किस तरह से कानून बनाया जाए, किस तरह से नहीं बनाया जाए। मतलब डीपीएसपी एक आईने की तरह काम करता है। जब भी राज्य कोई कानून बनाता है तो डीपीएससी से एक बार देख लेता है कि कानून किस तरह बन रहा है, किस तरह नहीं बन रहा है। मतलब डीपीएसपी एक प्रकार से आईने के रूप में काम कर रहा है कि राज्य सरकार किस तरह से कानून बना रही है, किस तरह से नहीं बना रही है। और आर्टिकल 37 देखते हैं हम। ये कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। डीपीएसपी में लिखे गए बातों को राज्य सरकार अगर ना कर पाए तो आप डीपीएसपी के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और देखिए आर्टिकल 38 में क्या कहा गया, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण से जुड़ाव रखेगा। मतलब लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, राज्य ऐसा कानून बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 39 की तरफ। आर्टिकल 39 जो है हमारा कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से करेगा। जैसे क्या है, पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब स्त्री और पुरुष का जो वेतन है वो बराबर होना चाहिए। और जो ख में है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और देखिए ग में, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। जैसा कि आप समझ रहे होंगे ये सब। और जो घ है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। सही बात। और अंग में, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। मतलब क्षमता अनुसार उनको काम में मिलना चाहिए, जो जैसा रहे उसको ऐसा काम मिलना चाहिए। और हम आर्टिकल 39A में देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। मतलब कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, इसकी बात की गई है। विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। जैसे आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और इनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। जैसा कि आप ये सब समझ रहे होंगे। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे 41 में कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य नहर्त अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। आप समझ रहे हैं ये सब। हम आगे बढ़ते हैं। और जो है हमारा, जैसे कि आर्टिकल 42 जो है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जैसे कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। जैसे अगर महिलाएं जैसे गर्भवती हो जाती हैं अर्थात प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसके दौरान जो है उनको अवकाश मिलना चाहिए।
और देखिए 43 से जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। इसे राज्य उद्योगों में कृषि में लगे मजदूरों उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करेगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, ये बात करता है। जो हमारा आर्टिकल वही है 43 ए जो है हमारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब उद्योगों में लगे कर्मकारों का प्रबंध में भागीदारी कुछ होनी चाहिए। जो यूनियंस होते हैं उनमें कुछ उनकी भागीदारी होनी चाहिए कर्मकारों की। अब आर्टिकल 43 बी में देखते सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। ये मतलब संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर उसमें जोड़ा गया था। अब हम आर्टिकल 44 देखते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता क्या है? देखिए, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत के सभी धर्म के लोगों के समान सिविल संहिता हों। मतलब हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और इसमें क्या है कि सबको मतलब समान सिविल संहिता के रूप में जोड़े जाने की बात कर रहा है ताकि सब समान सिविल संहिता के अंतर्गत आए, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। कोशिश की जा रही है सब। और जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। इसे राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके हम आगे चलते हैं। जैसे हमारा 46 हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। कुछ है नहीं इसमें, आप समझ लेंगे आराम से। और जो हमारा 47 है ये हमारा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इस पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए बात किया जा रहा है। जैसे राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औद्योगिक प्रयोजनों के से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जैसे कोई अगर खराब जो है पेय पदार्थ हैं उस पर प्रतिषेध होगा, क्योंकि उसमें जो है लोगों के विनाश हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं उससे पैदा हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार उस पर प्रतिषेध लगाती है, उस पर प्रतिबंधित करती है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 48 हो गया कृषि और पशुपालन का संगठन। इसे राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को नस्लों और परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। मतलब यही, जैसे जानवर हो गए, इनके वध के प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगी जो है राज्य सरकार, उसके बारे में चर्चा की गई है। 48A में हमारा पर्यावरण से संबंधित है। ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और हम आगे बढ़ते हैं 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यदि आप राष्ट्रीय इमारतों का नुकसान पहुंचाते हैं तो राज्य